नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ राकेश हचल जुड़े हुए हैं, जो इस समय अमेरिका में हैं। उनका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। राकेश सर, आप जानते हैं भारत की राजनीति इस समय लगातार ऐसी-ऐसी घटनाएँ उसमें सामने आ रही हैं, जो लगातार कहीं न कहीं राजनीति को ऐसी दिशा की तरफ ले जा रही हैं, जहाँ केवल अविश्वास का वातावरण ज़्यादा मजबूत हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों में सेंधमारी मोदी और अमित शाह के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा हो रही है, वह दर्शाता है कि जो देश की राजनीति है, उसमें अनिश्चितता और अविश्वास लगातार गहरा होता जा रहा है। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें? क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, उन्हें अपने सांसदों को बचाने के लिए इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा होता है कोई मंडी लग रही है और उसकी वहाँ बोली लगाई जा रही हो, जैसे कल संजय राउत ने आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ तो पेशगी के तौर पर दिए गए हैं। 50-50 खोखे की बात, 50-50, 100-100 करोड़ की बात, एक सामान्य सी बात सांसदों के लिए कही जा रही है। ये क्या दर्शाता है कि अब भारतीय राजनीति का इतना ही अवमूल्यन हो गया है, इतनी गिरावट उसमें आ गई है, इतना पतन हो गया है कि कोई भी विचार से जीते हुए, किसी बैनर पे जीते हुए कोई भी प्रतिनिधि, मतलब एक उनके प्रति ईमानदारी खत्म हो चुकी है। और मोदी शाह या सत्ता पक्ष की जो ये पूरी सेंधमारी की जो रणनीति है, इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार में होने के बावजूद वह सब ये प्रयास कर रहे हैं और विपक्षी दल लगातार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी का उदाहरण सबके सामने है, शिवसेना तो फिर लगातार संकट दिखाई देता है। और कल यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने समाजवादी पार्टी को लिए बड़ा बयान दे दिया। इसको पूरे घटनाक्रम को किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आज आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय चुना है बहस के लिए। देखिए, भारत की राजनीति में दल-बदल, खरीद-फरोख्त ये बीमारी बहुत पुरानी नहीं है। ये हाल के वर्षों में कोढ़ का रूप धारण कर चुकी है। बीमारी तो थी धीरे-धीरे, लेकिन इतनी नहीं थी कि आप सारी नैतिकताएँ, सारे तकाज़े लोकतंत्र के, इन सबको बलाए ताक रख कर के सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएँ। देश में विपक्षी दलों की भूमिका शुरू से रही है। लोकतंत्र बिना विपक्ष के न तो स्वस्थ रह सकता है और न ही उसको ताकत मिल सकती है, ये सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कौन-सी सनक सवार है कि ये पिछले आम चुनाव में 400 पार का नारा अपना पूरा न कर पाने की वजह से इतने विचलित हो गए हैं, इतने विक्षिप्त अवस्था में आ गए हैं कि ये कुछ भी करने के लिए अपनी सरकार को स्थायित्व, बल्कि अब तो स्थायित्व का भी मामला नहीं है, 2 तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो इनके दोस्त रहे हों, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो इनके विपक्ष में शुरू से हैं, उनको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अब हाल में आपने जिस शिवसेना की बात की, उद्धव ठाकरे गुट की, उसके 9 में से 7 या 6 सांसदों को तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये आरोप नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन सांसदों ने खत लिख दिया है लोकसभा अध्यक्ष को कि हमें तो अलग से मान्यता दी जाए। जो उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि 50-50 करोड़ रुपए में खरीद लिया बीजेपी ने। तो अब बीजेपी अगर पैसे के दम पर ही सरकार में बने रहना चाहती है, तो उसे तमाम सारे जो संवैधानिक हमारे सिस्टम है, चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं चुनाव की। आपको जब खरीदना है तो आप वैसे ही प्रत्याशी जैसे ही घोषित हों, आप खरीद लो भैया, हमने आपके खरीद लिए। तो ये स्थिति दुनिया के किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में आज तक देखने को नहीं मिली। चुनाव होते हैं, एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। कई देशों में 2 पार्टी सिस्टम है। वहाँ हमेशा एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। लेकिन जीत-हार का फैसला होने के बाद, एक बार सरकार बनने के बाद, ये क्रम कहीं शुरू नहीं होता कि आप विपक्ष के सांसदों को, चुने हुए सांसदों को लगातार खरीदते जाएँ और अपनी पार्टी में शामिल करते जाएँ। यानी वैचारिकता का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने अवमूल्यन की बात की। अब अवमूल्यन शब्द भी इस कारगुजारी के सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। आपने कोई मूल्य जीवित ही नहीं रखा लोकतंत्र का। आपने अभी बंगाल जीता, बहुमत से जीता, तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप तृणमूल कांग्रेस को विभाजित करते, लेकिन आपने तृणमूल कांग्रेस का विखंडन कर दिया।
आपने महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है, पहले एक बार शिवसेना आप तोड़ चुके हैं, सरकार आपकी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद आप फिर से बची हुई शिवसेना को फिर से तोड़ने पे आमादा है। आखिर सवाल ये है कि लोकतंत्र में ये जो राजनीति है उसको सत्तारूढ़ दल ले कहाँ जाना चाहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर कोई रोक टोक नहीं है। विपक्ष को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इस अपराध की सजा अब केवल जनता दे सकती है, कोई अदालत कोई कानून निर्णय दे नहीं सकता, क्यों ये सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। तब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जनता किस मूड में कब इनके इस कुकर्म का जो फल है इन्हें देती है। जी जी जी, सही बात है, जनता ही फैसला करेगी, जनता की अदालत में। लेकिन जनता जो फैसला करती है, हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में, जैसे आपने भी कहा कि 400 पार का जो नारा दिया था, तो जनता ने उसके खिलाफ एक मैंडेट दिया, एक तरह से वो 400 पार इन्हें नहीं होने दिया, 240 को रोक दिया। तो जनता का जो फैसला है, जनता का जो मैंडेट है, उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और जो जनता के वोट से जो चुने हुए विपक्षी सांसद हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी के हों, चाहे शिवसेना के हों, या दूसरे किसी भी अन्य दल के हों, वह उस फैसले के खिलाफ जाकर क्यों अपने बोली लगवा रहे हैं, क्यों अपने को सरेंडर कर रहे हैं, या अपने को क्यों इस पूरी साजिश के अंदर अपने को शामिल कर रहे हैं? इसके पीछे कौन से ऐसे कारण है, कौन से ऐसे दबाव हैं जो आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं? प्रशांत जी, देखिए इस पूरी कारगुजारी के पीछे जो देश पे इस समय चल रही है, दो ही कारण है। एक सत्ता का आतंक है और दूसरे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनकी अनैतिकता है। नैतिकता से उनका कोई संबंध रहा नहीं। वो जनता के जिस मैंडेट पर चुने गए हैं उसका वो खुद सम्मान नहीं करना चाहते हैं, बिकने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को अब जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके ये व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जो लोग एक बार बिक गए, किसी भी तरह से बिके, चाहे वो दल बदल करके बिके हों, चाहे उन्होंने बाहर से समर्थन दिया हो, पार्टी को तोड़ा हो, वो दोबारा से जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इतनी सख्ती अगर हमारे कानून में आई तब तो बात बनेगी, अन्यथा जनादेश का माहौल रोज उड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए ये 240 पर आके टिक गए थे, अगली बार जनता मान लीजिए इनको 200 के नीचे ले जाके खड़ा कर दे तो ये खरीद फरोख्त का अपना जो इनका व्यापार है उसको बंद करने वाले नहीं है। ये शांति से बैठना ही नहीं चाहते। इनको मान लीजिए बैसाखियों में चल रही है आपकी सरकार, किसी ने आपको अस्थिर नहीं किया, किसी ने आपकी जो समर्थन को तोड़ने की कोशिश विपक्ष ने तो कम से कम नहीं की कि टीडीपी को हटा ले या जेडीयू को हटा ले। विपक्ष की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई। विपक्ष भी अगर ऐसी कोशिश करता तो फिर उसको अनैतिकता माना जाता। लेकिन इस समय सारा खेल सत्तारूढ़ दल की ओर से हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। उड़ीसा में बीजू जनता दल का हश्र आपने देखा। बीजू जनता दल जैसा राजनीतिक दल जो कभी केंद्र की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, उसको बीजेपी खा गई, उसके टुकड़े कर दिए। टीएमसी के टुकड़े आपने देख ही लिए। जो इनकी सहयोगी पार्टी थी, ये जो शिवसेना, विचारधारा की दृष्टि से भी एक जैसी पार्टी थी, हिंदुत्व का राग लापने वाली, इन्होंने उसको भी नष्ट कर दिया। तो ये एक ऐसा कैक्टस का झाड़ बन गया है जो अपने आसपास लोकतंत्र के फूलों को, लोकतंत्र की खुशबू को मौजूद ही नहीं रहने देना चाहते और इसलिए ये किसी भी स्तर पर जाकर के कोई भी काम करने के लिए तैयार है। अब कोई भी जो संवैधानिक संस्था है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, इन्हें रोक ही नहीं पा रही है। तो ये अनियंत्रित अश्वमेध चला रहे हैं सत्ता को हड़पने का और एक छत्र राज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि विपक्ष हो ही नहीं, और हो भी तो इनका विपक्ष हो, जो जैसे इन्होंने अभी हाल में आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी की, उसके पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना बी टीम बनाया और आम आदमी पार्टी को भी खा गए। उसके भी 7 राज्यसभा सदस्य छीन के अपने पास इन्होंने चुपचाप से ले लिए, मतलब कहीं कोई आहट भी नहीं। तो ये कोई भी किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है और इसे, अब आपने कहा ना जनता तो आदेश के खिलाफ दे रही है, लेकिन ये तो उसको सम्मान ही नहीं करते। निश्चित तौर पर सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन अब जनता भी अगर देखेगी कि उसके अभिमत का सम्मान किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है
तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि ऐसी हरकत करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को जनता घेर कर पीटेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब इस अराजकता के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो खुद सरकार जिम्मेदार होगी, खुद सरकारी पार्टी जिम्मेदार होगी, विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज आपने देखा कोटा में रैली हुई बच्चों की, उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल रैली है। तो जब गुस्सा हर वर्ग में है, युवा में है, छात्र में है, किसान में है, सब में गुस्सा भरा हुआ है और आप उस गुस्से को अनदेखी करके अपने व्यापार में लगे हुए हैं। राजनीति को आपने व्यापार बना दिया है, क्योंकि आपका तो दावा ही है कि आपकी रगों में व्यापार बहता है। कभी सिंदूर बहने लगता है, कभी व्यापार बहने लगता है। तो आपने राजनीति का जितना सत्यानाश हो सकता था आजादी के बाद, वो आपने कर दिया है। अब इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि अंधेरे के अलावा कुछ बचा है। तो अब जनता अगर अपने भाग्य को ऐसे ही बर्बाद होने देना चाहती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अन्यथा उससे सड़कों पर आना पड़ेगा। और इस जो खरीद फरोख्त का, राजनीति में खरीद फरोख्त का धंधा बहुत व्यापक हो गया है, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार तो मानेगी नहीं, वो तो अपनी मनमानी पर आमादा है। जी जी, ठीक बात है। मनमानी पर जैसे कि दिखाई देता है, पर पूरा एक दृष्टिकोण, पूरा सोच उनके वही दिखाई देते हैं कि इस समय किसी भी तरह से सब कुछ अपने में समेट लिया जाए। तो इस बड़ी चुनौती को लेकर विपक्ष कैसे सुलटेगा? विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है अपने दल का बचाने, अपने दल के अस्तित्व को बचाने की, अपने लोगों को बचाने की, सांसदों को सुरक्षित रखने की, एक जगह रखने की। तो विपक्ष की रणनीति क्या हो सकती है? क्या उन्हें कांग्रेस जैसे बड़े छाते के नीचे एकजुट रहना पड़ेगा? या जो कांग्रेस से निकले हुए दल हैं, जैसे संजय राउत ने पहले भी कहा था कि सभी को एक साथ आना चाहिए। क्या इस समय वास्तव में समय की माँग है ये, समय की आवश्यकता है? क्या इस पे बहुत शीघ्र से एक कदम आगे बढ़ने चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी तो बड़ी शीघ्रता दिखा रही है तमाम दलों को तोड़ने में, तमाम दलों में विभाजन करने में। तो विपक्षी दलों को भी इसमें अब कुछ संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत ही शीघ्रता के साथ उन्हें कुछ फैसले ऐसे करने चाहिए, जो उनके लोगों को मतलब टूटने से बचा सकें, अपने लोगों को। वो क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि अपना हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। ये तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति में बरसों से काम कर रहे हैं, भले ही इनकी शक्लें बदल जाती हैं, बैनर बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। तो अगर जितने विपक्षी दल इस समय देश में हैं, राज्यों में, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, चाहे स्थानीय दल हों, चाहे पंजीकृत हों, चाहे अपंजीकृत हों, इन्हें अगर अपना हित और अनहित नहीं दिखाई दे रहा है तो ये बिखरे रहेंगे तो मारे जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक ध्रुवीकरण के लिए नारा दिया था हिंदुओं को कि जो बटेगा तो कटेगा, अटक अटक वो नारा विपक्ष के ऊपर लागू हो रहा है कि अगर विपक्ष बटेगा तो एक एक करके कटेगा और वो बिक जाएगा, अकेला नेता खड़ा रह जाएगा, पार्टी का अध्यक्ष स्वयंभू, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन दल समाज पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो। तो ऐसे में वक्त तो यही कह रहा है कि आप सब इकट्ठे होकर के, क्योंकि अलग अलग चुनौती का सामना कर नहीं सकते, तो इकट्ठे होकर के इस समस्या का निदान निकालें। और अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर आप देखेंगे कि एक दिन सारे मारे जाएंगे, बचेगा कौन? कांग्रेस बचेगी, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की वजह से लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए, भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए, विभीषण बन के गए, जयचंद बन के गए, उनका हश्र भी लोगों ने देख लिया है कि उनको सबको अवसर निकलने के बाद बर्फ में लगा दिया गया है। और जो अभी उनके काम के हैं उनको वो मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए हैं, कई जगह, कई राज्यों में बैठे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस से आए भाजपाई जो अब हो गए हैं, वो मुख्यमंत्री के आसंदी पर बैठे हैं, लेकिन वो किस दिन दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिए जाएंगे उन्हें भी नहीं मालूम। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग जो कांग्रेस ने जिनको पूरा सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में भेजा, संसद में भेजा, वो भी जब भाजपा में चले गए तो आज रो रहे हैं कि उनके घर में अगर कोई शोक प्रसंग आ जाए तो कोई ढांढस बंधाने वाला नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं, एलओपी के नेता हैं, वो उन्हें चिट्ठी लिख के ढांढस बंधाते हैं। तो ऐसी पार्टी की
जिसका चरित्र ही व्यापार है, राजनीति और जनसेवा और लोक सेवा और लोकतंत्र से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसका मुकाबला करने का ये आखिरी वक्त है। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि जब देखिए कोई जहाज डूबने लगता है तो उस पर सांप, बिच्छू, मेंढक जो भी एक दूसरे के परस्पर विरोधी सब सवार हो जाते हैं कि जान बचेगी तभी तो लाखों पाएंगे। तो यहाँ इनके ऊपर इस समय विपक्ष के ऊपर जान बचाने के लाले हैं। कांग्रेस इस संकट से नहीं जूझ रही। कांग्रेस से तो जो टूट फूट होती है वो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। खत्म कौन हो रहे हैं? क्षेत्रीय दल। बहुजन समाज पार्टी का आज कहीं कोई अता पता नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तृणमूल कांग्रेस आपके सामने है। शिवसेना का एक जमाने में बाला साहब ठाकरे के जमाने में बड़ा भभका हुआ करता था। आज शिवसेना 3 हिस्सों में बट गई है। एनसीपी का आता पता नहीं है, हरियाणा के क्षेत्रीय दलों का कोई आता पता नहीं है। तो ऐसे में अब लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो क्षेत्रीय दलों के हित में यही है कि वो कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े हों, आकर के विलय कर लें तो बहुत अच्छी बात है। विलय नहीं करते हैं तो मजबूती के साथ खड़े हों तो बच पाएंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अगले 3 साल में इस देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको खा जाएगी, निगल जाएगी और कोई डकार भी नहीं लेगी, कोई रोक भी नहीं पाएगा। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह की परिस्थितियां अब है तो यही कहती हैं कि अगर क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें कांग्रेस के साथ तो बिना किसी संकोच के आना पड़ेगा, और अपनी ईगो या जो भी नान नुकुर की उनकी जो स्थिति रहती है, अपनी जो उनकी सोच रहती है, उसको छोड़ना पड़ेगा, जब भी वह बच पाएंगे। तो इस हट में अगर पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके सामने बड़ा संकट है अपने को बचाने का। अच्छा, हम दूसरे को आते हैं कि जो राहुल गांधी का कल कोटा में जिस तरह से छात्रों से संवाद, और ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में शायद इस तरह से कोई इंटरेक्शन वाला प्रोग्राम छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ, युवाओं के साथ किसी भी राजनेता के द्वारा, किसी बड़े नेता के द्वारा नहीं हुआ। एक अलग तरह का ही प्रोग्राम था, अलग तरह की वहाँ कनेक्टिविटी थी स्टूडेंट्स के साथ। मंच पे भी उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया, कुछ एक फैमिली को भी बुलाया, जाना कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, किस तरह से दबाव है, आर्थिक दबाव बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद भी एक अनसिक्योरिटी फीलिंग जो है बच्चों के अंदर, माता पिता के अंदर, की इतनी पढ़ाई के बावजूद भी क्या उन्हें एक अच्छा रोजगार मिलेगा। ये आज ऐसा पर्सन है जो यक्ष पर्सन की बात ही सभी बच्चों के अंदर और सभी उनके पेरेंट्स के अंदर है। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो कल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, लॉन्च हुआ राहुल गांधी का, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसका इम्पैक्ट कितना आप देख पाते हैं? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी ने, मैंने उस कार्यक्रम का प्रसारण सीधा देखा था, साफ कहा कि ये अराजनीतिक कार्यक्रम है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था, नौजवानों की समस्याएं, पेपर लीक, परीक्षा घोटाले, इन सब पर फोकस करने के लिए, विचार करने के लिए एक छात्रों का जो अनुगूंज है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 50 साल पहले भी आपातकाल जब इस देश में लगा तो इसी तरह से एक छोटा सा छात्र आंदोलन पटना विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और वो देशव्यापी हो गया, वो समग्र क्रांति में बदल गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने समस्या की जो जड़ है, नब्ज है, उस पर उंगली रख दी है। उन्होंने समझ लिया है कि नौजवानों की जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, उनको सॉल्व किए बिना या उनको फोकस में रखे बिना अब राजनीति करना संभव नहीं है। तो भले ही उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक सम्मेलन है, लेकिन ये मानकर चलता हूं मैं कि ये आने वाले दिनों में अगर इसमें निरंतरता बनी रही, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे, केवल कोटा तक ये सीमित नहीं रहेगा, तो ये जो छात्रों के भीतर जो एक आग है, ये निश्चित तौर पर परिवर्तन का एक बड़ा स्रोत बन सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस इस को निरंतरता दे पाए, कांग्रेस इसको आगे वोट में भी बदल पाए, तब बात बनेगी। अन्यथा ये जैसे सुर्खियां बनती हैं, रैलियां होती हैं, वैसे होके रह जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने जो तैयारी की है वो इतनी अधकचरी होगी कि कोटा के साथ ही समाप्त हो जाए। अब चूंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, पूरे देश में ये आंदोलन फैल सकता है। और अगर एक बार छात्रों ने, युवाओं ने कमर कस ली, वो राहुल गांधी के पीछे आकर खड़े हो गए, तो आप देखेंगे कि चुनौती सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत बड़ी खड़ी होगी। और ऐसी चुनौती खड़ी होगी कि जिसके सामने शायद ही अब वो टिक पाए, क्योंकि अभी तक तो वो राहुल की पदयात्राओं
का भी उन्होंने निष्फल कर दिया अपने पैसे के दम पे। जो राजनीतिक दल थे वो तोड़ फोड़ लिए, लेकिन युवाओं और छात्रों को खरीद पाना मुझे लगता है इस सरकारी पार्टी के बूते की बात नहीं होगी। तो या तो अब व्यवस्था में परिवर्तन होगा, या राजनीति में परिवर्तन होगा, और या फिर कुछ भी नहीं होगा, ये सारी कोशिशें रखी रह जाएंगी। तो हम नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि आज बच्चों में जिस ढंग का उत्साह मैंने देखा, लोग अपने संस्थानों की टी शर्ट पहन कर गए। उन्हें ये डर नहीं था कि कल को उनके खिलाफ यही कोचिंग संस्थान हो सकता है कार्रवाई कर दें। वो निडर होके गए हैं, उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है, और सीधे संवाद का जो तरीका है वो आज तक मैंने तो किसी राजनीतिक दल में ऐसा देखा नहीं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है 12 साल से, उसके यहाँ तो संवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक तरफा संवाद, मन की बात एक तरफा, और जो कुछ एजेंडा है उनका गोपनीय है। तो ये एक खुलापन राजनीति में आ रहा है, नया अध्याय है। तो इसे मैं एक शुभ संकेत मान करके चलता हूँ। जी ये ठीक बात है, शुभ संकेत है, क्योंकि निश्चित रूप से छात्रों को नई पीढ़ी के साथ सीधा कनेक्ट करना, सीधा संवाद करना वास्तव में एक बड़ा कदम है राहुल गांधी ने। अच्छा, अगर बात करें जो युवा पीढ़ी थी वहाँ पे, जो छात्र थे, वो 18-20 साल, 17 साल, 22 साल इस तरह की उम्र के होंगे। और जब से उन्होंने होश संभाला होगा, जब से वह केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देखा होगा, किसी पूर्व प्रधानमंत्री कार्यकाल को उन्होंने अपने सामने नहीं देखा, क्योंकि एज ग्रुप ऐसा था वहाँ पे, 17-18 साल, 20 साल, क्योंकि वही लोग कम्पिटिशन तैयारी करते हैं, बच्चे वही लोग पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में जो वो शासन को पिछले 12 साल से देख रहे हैं लगातार, और ऐसे में जो उनकी उम्मीदें हैं, चाहे पेपर लीक के माध्यम से टूट जाती हैं, या तमाम जो उनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं सरकार से, वह पूरी होती दिखाई देती हैं। तो इस मंच के माध्यम से राहुल गांधी ने जो बिना किसी पार्टी की आलोचना किए, बिना किसी नेता या मंत्री का नाम लिए बिना, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल खड़े किए हैं पूरी व्यवस्था के ऊपर, वह उन बच्चों के, उन अभिभावकों को, उन पेरेंट्स को कितना हद तक प्रभावित कर सकता है। तो ये बड़ा संदेश है उस मंच के माध्यम से। उन्होंने ना पेपर लीक का मुद्दा उठाया, ना किसी मंत्री का इस्तीफा मांगा, जो लगातार चर्चाओं में राजनीतिक आरोप रहता है। तो इन सब से बचकर जो राहुल गांधी ने इस मंच का उपयोग किया, और उसको किस तरह से, मतलब आने वाले समय, जैसा आपने कहा कि पता चलेगा आने वाले समय में क्या उसमें होगा, लेकिन पूरा इस घटना को किस तरह से आप पढ़ पाए हैं, और उसके दूरगामी जो प्रभाव है, क्या वास्तव में सरकार के लिए चिंता पैदा करेंगे वो? देखिए, सरकार तो चिंता मुक्त सरकार है, डरती नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अब सरकार चलाना पैसे के बल पे संभव है। जनता का समर्थन हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सरकार को ये, चूंकि ये भी सरकार में नए हैं, 12 साल से ही सरकार में है, उसके पहले तो विपक्ष में ही रहे हैं, तो इन्हें ये मालूम नहीं है कि जब युवा पीढ़ी अंगड़ाई लेती है, तो फिर वो अपने संघर्ष को एक अंजाम पे ही लेके छोड़ती है, बीच में नहीं छोड़ती। मैं जेपी के आंदोलन का बार बार इसीलिए जिक्र करता हूँ। जेपी के आंदोलन के एक लंबे अरसे बाद आपने देखा अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था लोकायुक्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस मुद्दे को लेकर भी सत्ता बदली, उस आंदोलन में भी नौजवान ही ज्यादा बड़े हिस्से में थे। बाकी अवसरवादी लोग भी घुस गए थे, जो अलग अलग मंचों पे थे वो भी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन मुख्य ताकत नौजवानों की थी। तो इस बार अगर तीसरी बार नौजवान खड़ा हुआ है, जिसने पिछली सरकारों के कामकाज को नहीं देखा है, केवल इतिहास में पढ़ा है, वो तो अब इस सरकार की सफलता और असफलता का मूल्यांकन करने में समर्थ हैं। उन्हें मालूम है कि इन 12 साल में देश में उनकी पढ़ाई कितनी महंगी हुई है, उनके रोजगार के अवसर कितने कम हुए हैं, तो उनको विदेशों में जाने के मौके कितने कम हुए हैं, या विदेशों में उनका सम्मान कितना कम हुआ है। तो इसलिए अब छात्रों को निर्णय लेने में, युवाओं को निर्णय लेने में बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होगी। मुझे लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से संवाद कर रहे हैं, सीधे संवाद कर रहे हैं, उसकी वजह से युवा पीढ़ी अब राहुल को ही अपना एक रोल मॉडल मान कर चलती है कि ये एक आदमी है जो सीधी बात कर रहा है, जो राजनीति की बात नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे खड़े होने से संभव है कि जो सिस्टम है उसमें कुछ तब्दीली आए। तो अब ये जो बॉन्डिंग है, ये जो विश्वास का रिश्ता है युवा पीढ़ी और राहुल गांधी के बीच में, मैं कांग्रेस को नहीं ला रहा हूँ इसमें, राहुल गांधी व्यक्ति के बीच में युवा पीढ़ी का जो रिश्ता विश्वास का पनप रहा है,
ये निश्चित तौर पर अवमूल्यन का शिकार भारतीय लोकतंत्र के लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है और करना चाहिए। अगर ये प्रयोग भी फेल हो गया तो फिर हमारे सामने अंधेरा 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 के अलावा कुछ भी नहीं। जी जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, कार्यक्रम अंत में भी आते हैं और जिस तरह से आपने युवा पीढ़ी का, नौजवान पीढ़ी का ज़िक्र किया और तमाम आंदोलन जितने भी हुए हैं, उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी संख्या भी रही है, भागीदारी भी रही है। चाहे जेपी के आंदोलन, जैसे आपने कहा कि अन्ना आंदोलन की बात है, उसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी करी और परिवर्तन, जो उस समय सत्ता परिवर्तन की, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में कल की अगर बात करें, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार जो भी वहाँ छात्र थे, वह भी विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के परिवेश से आते होंगे। ये तो नहीं सारे कांग्रेस विचारधारा के वहाँ पे लोग होंगे। तो बीजेपी को समर्थन देने वाले परिवार से के बच्चे भी वहाँ पे होंगे, या दूसरे अन्य दलों को समर्थन देने वाले, विश्वास रखने वाले, वह उनसे आते हुए परिवार के बच्चे वहाँ पे होंगे। तो वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों का एक जो वहाँ से आते हैं बच्चे, उन परिवारों को समर्थन, जो विभिन्न राजनीतिक दलों को समर्थन करते हैं परिवार, वहाँ जो जमावड़ा था, क्या ये भी जो पूरी मुहिम है, कि जैसे नॉन पॉलिटिकल नाम राहुल गांधी ने कहा, तो विभिन्न विचारधारा के परिवेश से आने वाले बच्चों के मस्तिष्क पर जो उनकी चिंताएं हैं, अपने कैरियर को लेकर, क्या उसको पूरा एक मंच मिल गया बड़े स्तर पर राहुल गांधी के साथ, और वह उन राजनीतिक विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए, उन राजनीतिक जो कहीं ना कहीं एक उनके मस्तिष्क पे रहता है, विचारों में रहता है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए उस विचार के साथ बदलेंगे कैरियर, और देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे जुड़े मुद्दे ही उनके लिए अहम रहेंगे, जैसे राहुल गांधी ने कल वहाँ पे एड्रेस किया और संबोधन किया, बताया, क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, आपने अपने सवालों में ही इसका जवाब भी दे दिया है कि इस समय स्थिति ये बनी है युवाओं के बीच में कि उनके अभिभावक किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जो है राजनीति का नहीं है, बच्चों के अपने भविष्य का आंदोलन है। और अब युवा और छात्र ये समझ गए हैं कि मौजूदा राजनीति में जिस तरह से चरित्रहीनता, अवमूल्यन, मूल्यों में गिरावट, अनैतिकता बढ़ी है, उस अंधेरे में राहुल गांधी ले के एक उम्मीद है, जो सीधे संवाद कर रहे हैं और उनका जीवन, उनकी राजनीति एक खुली किताब की तरह है। उनके पास कोई आरएसएस और बीजेपी जैसा हिडन एजेंडा नहीं है कि हमको एक देश, एक चुनाव, एक एक धर्म और फलान एक एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो युवाओं की समझ में आ गया है कि अब छल और छद्म की राजनीति से अगर बचना है, अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है, सुरक्षित करना है, तो उन्हें एक ऐसे नौजवान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, जिसके पास एक व्यापक दृष्टि भी है, सोच भी है, रणनीति भी है और लड़ने का मादा भी है, जो डर नहीं रहा है। बाकी लोग जैसे जो बिक रहे हैं ना, आपने कहा ना सांसद बिक रहे हैं, विधायक बिक रहे हैं, ये सब डर के मारे बिक रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने राजनीति में सिर्फ लूट-मार की है पिछले वर्षों में, तो अब इन्हें लग रहा है कि अगर ये सत्तारूढ़ दल के साथ खड़े नहीं होंगे तो सत्तारूढ़ दल इन्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए थोक में लोग बिकने के लिए तैयार हैं। केवल राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता बचे हैं इस देश में, जिनकी अभी कीमत सरकारी पार्टी नहीं लगा पाई है और शायद लगा भी नहीं पाएगी। तो एक ऐसा न बिकने वाला नेता जब जनता के पास विकल्प के रूप में है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद बनती है कि डूबती नाव लोकतंत्र की बचा ली जाएगी, किनारे तक खींच के ये लोग सब मिल के ले आएँगे। बाकी ये है कि समय बड़ा बलवान होता है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं तो इस आज के रैली के बाद बड़ा आशान्वित हूँ कि नौजवान इस देश का, छात्र इस देश का एक बार से फिर से मुख्य धारा में लौट के आ रहा है, राजनीति को समझने लगा है और परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील है। जी। जी, ठीक बात है कि आशा आशा रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें घट रही हैं, उससे एक उम्मीद तो जगती है कि वास्तव में जो युवा छात्र है, वह भी कहीं न कहीं गंभीर है, इस तरह की जो उनके करियर को लेकर जो मुद्दे हैं। अच्छा, एक टिप्पणी और चाहूँगा, साथ में इसी सवाल से संबंधित है कि क्या राहुल गांधी भी वो समझ गए हैं कि तमाम जो परंपरागत राजनीति है, उससे कुछ अलग हट के करना पड़ेगा? इसलिए सीधा उन्होंने, जैसे अपने एक स्पीच में भी अभी इंडिया दंगल स्पीच का जो उन्होंने ऑडियो शेयर किया था, उसमें भी कहा था कि और इसलिए उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद करने का कार्यक्रम तय किया और उन मुद्दों को उठाया, जो सीधा एक आम आदमी के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए क्या है, युवाओं से कनेक्ट करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
कि वो समझ गए हैं ये परंपरागत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह अब सीधा युवाओं के बीच जाना पड़ेगा, छात्रों के बीच जाना पड़ेगा और उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या खेल आपके साथ हो रहा है, आपके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी 2004 से राजनीति में सक्रिय हैं। 22 साल हो गए हैं। 2004 में वो पहली बार लोकसभा आए थे, लेकिन पिछले 10-11 साल में उन्होंने परंपरागत राजनीति से हटकर ही राजनीति शुरू की है। परंपरागत राजनीति क्या होती थी कि जनता से कनेक्ट करिए, पदयात्रा कीजिए, उनके बीच में रहिए, तामझाम से दूर रहिए, सुरक्षा कवच, झूठे जुमलेबाजी से दूर रहिए। वो सब राहुल गांधी ने पिछले 10-11 साल में किया है। ये बात और है कि चुनावी राजनीति में उनकी ये नई जो राजनीति है वो उतनी कामयाब नहीं हुई। उन्हें अपेक्षित जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, बावजूद इसके उन्होंने अपने नए प्रयोगों को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा प्रयोग तो उन्होंने ये किया है कि जो एक हमारे देश की राजनीति का निशान था ना, खादी का मोटा कुर्ता पजामा जैकेट, उसको बदल दिया। वो कॉमन मैन के कपड़ों में आ गए। कभी टी शर्ट पहनते, आज आपने देखा ओपन शर्ट पहने हुए थे वो, उसको उन्होंने नहीं किया था। तो वेशभूषा, चाल चरित्र और चेहरा, ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी हम तो चाल चरित्र चेहरे में सबसे अलग है, लेकिन अब चाल चरित्र और चेहरे में कांग्रेस सबसे अलग दिख रही है। तो उसका चरित्र आपके सामने है, उसकी चाल आपके सामने है और उसका चेहरा राहुल गांधी के रूप में आपके सामने है। अब ये खड़गे साहब की और सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी के पीढ़ी की कांग्रेस है और उसमें बहुत से ऐसे नए चेहरे अभी आपको मुख्य धारा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जुड़ चुके हैं, जो समय आते ही अपनी प्रतिभा से इस देश की सेवा करेंगे, लोकतंत्र की सेवा करेंगे और राजनीति में जो कचरा, जो गंदगी भर गया है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो राहुल की राजनीति निश्चित तौर पर अपारंपरिक राजनीति है। ठीक है ना? इसको आप रूढ़िवादी या परंपरावादी राजनीति नहीं कह सकते हैं और इसीलिए इसमें नयापन है, इसीलिए इससे लोग जुड़ रहे हैं। अभी बच्चे जुड़े हैं, हो सकता है कल अभिभावक जुड़े, परसों वो महिलाएं भी जुड़े जो 1200-1500 के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई थी। वो दलित और अल्पसंख्यक भी जुड़े जो कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ण के नाम पर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। वक्त तो लगेगा और उम्मीद करना चाहिए कि राहुल गांधी की नई तरीके की राजनीति इस देश के डूबते भविष्य को बचाने में सफल हो। जी। जी, बिल्कुल ठीक बात है और यही उम्मीद की जा सकती है कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश का जो भविष्य है वह सुदृढ़ बने, सुनहरा बने, उज्ज्वल बने और बच्चों की जो आकांक्षाएँ हैं वो उनकी पूरी हों, उनके सपने पूरे हों। जो कैरियर के लिए मेहनत करते हैं, कर्जा लेके माता-पिता किस तरह से बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं क्योंकि शिक्षा इतनी महँगी हो चुकी है कि सामान्य परिवार के लिए बच्चों को शिक्षा दिलाना वास्तव में बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, बड़ा गंभीर मसला उनके लिए बन गया है। और इस मुद्दा चर्चा को विराम भी देते हैं और हमें जिस तरह पूरे विषय को बताया, समझाया, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्तों समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन हमेशा दबाएँ, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें। जो है प्रतिक्रिया से पता चलता है हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, वह भी दीजिए क्योंकि आप सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और पुनः आग्रह कि हमारे चैनल संवाद इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही हमारे चैनल का लिंक भी सभी अपनों को जरूर शेयर करें क्योंकि आगे सहयोग से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।